नहीं, आपको कोई रियायत नहीं करनी है मेरे साथ। जो आपके मन में पूछ डालो। सत्यपाल जो गवर्नर है मेघालय, उन्होंने आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है वो आपने करवाया। लोकप्रियता किसकी कितनी है, ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर ना कुछ आप कह सकते हैं, ना मैं कह सकता, ना कोई और अगर कहना शुरू करेंगे तो विवाद के घेरे में फंसेंगे। 1% से लेकर 99% तक कोई कुछ भी कहेगा। तो इसलिए करनाल वाली घटना का, तो घटना जो हुई आप लोगों ने सारे उसके विजुअल्स ये सब देखे हैं और एक उसमें ऑडियो भी आपने सुनी है। मैंने भी सुनी है, तो सुने हुए आधार पर मैं कह सकता हूँ, पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि वहाँ एक पार्टी के हमारे प्रधान नलिन आचार्य जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। थैंक यू नगर कोटी जी। आए हुए आज के हमारे मेहमान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और सभा में उपस्थित हमारे पत्रकार गण मित्र दोस्त सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। नई गवर्निंग काउंसिल का आज पहला मीट द प्रेस प्रोग्राम है हमारा नई टीम का। तो ये भी एक हमारा ओपनिंग प्रोग्राम है मीट द प्रेस का, तो उसके लिए भी बधाई। सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर भी मुख्यमंत्री जी को बधाई। जब इमरजेंसी का दौर था तो ये उसकी उपज है। हमारे सीनियर्स ने, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार भाई मजदूरों ने इसकी नींव रखी, सरकार से डिमांड कर इसको जमीन मिली और हम एक आज सुंदर प्रेस क्लब के तौर पर देश भर में नहीं, मेरा ख्याल विश्व में भी इसको हम नंबर 1 ही मानते हैं। इसके लिए हमारी पुरानी टीमों का बहुत योगदान रहा, उसके लिए भी हम धन्यवादी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा ये तीसरा विजिट है। हाँ जी, तीसरा महासचिव साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे की कार्रवाई को चलाएं। मैं एक और ऐड कर दूँ, मुख्यमंत्री जी का क्लब में ये तीसरी मीट द प्रेस है। इसके अलावा 2 बार मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो फोटोग्राफर की एग्जीबिशन है उसका भी उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री जी का हमारा क्लब के साथ जो नाता है बहुत पुराना है। जो प्रेस क्लब में हमें पहली बार इन्वर्टर दिया वो मुख्यमंत्री जी के योगदान से ही हमें प्राप्त हुआ, जो आज तक चल रहा है। और भी कोई इतना मुख्यमंत्री आता है? मुख्यमंत्री इसलिए हुड्डा साहब आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं। तो अभी हमारा टाइम बाकी है ना। पंजाब वाले कितनी बार आए? पंजाब वाले 2 बार आए। जो भी हमारे साथी जो आगे बैठे हैं वो अपना सवाल प्लीज बैठ कर ही पूछें ताकि उनके लिए भी कोई इंटरप्शन ना हो। और स्लिप्स आपकी सभी की आ चुकी हैं, सो आई गो बाय टर्न। सो आई एम स्टार्टिंग विद वैशाली चौधरी, PTC न्यूज।
माइक लेके थोड़ा आगे आ जाओ। ये पीछे है। नेक्स्ट कर लो। मनवीर सैनी, टाइम्स ऑफ इंडिया। मनवीर जी मेरे पीछे क्या नाम सर आगे आ जाओ आगे आ जाओ। मनवीर जी मैं आपको जानता हूँ, आप जहाँ से मर्जी बोल लो। सर ये अभी आपने बात की कि ठेका प्रथा को खत्म किया, लेकिन कुछ एक जगह पे हेल्थ में, एजुकेशन में अभी भी कुछ एक इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे ठेका प्रथा के अंदर करप्शन की बात चल रही है। इसके बारे में क्या कदम उठाए हैं? देखिए मनवीर जी, मैंने अब इसको डिनाई नहीं किया है। हमने ये अभी निगम बनाया है, इस निगम की नियम बन रहे हैं, इसकी निश्चित डेट से लागू करेंगे। जिस दिन डेट से लागू करेंगे उसके बाद फिर नए ठेकेदारों के माध्यम से हम कोई काम नहीं करेंगे। एक विचार करने का ज़रूर शेष है कि जो पहले से लगे हुए पुराने ठेकेदारों के माध्यम से उनको हमको ऑप्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम अगर सारे का सारा हम चेंज करते हैं तो लाखों लोग उन ठेकेदारों के माध्यम से पहले लगे हुए हैं। ऑल ऑफ ए सडन करेंगे तो बहुत बड़ा विरोध ठेकेदारों की तरफ से भी आएगा, बाकी सब भी आएगा। इसको फेजेज में आगे करेंगे, उसके सारे नियम बन रहे हैं, ताकि हम भी उसकी प्रायोरिटी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आखिर अगर हमने एग्ज़ाम ले लिया उनका, जैसे HPSC में या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में होता है, फिर तो रेगुलर ही हो जाएंगे। वो तो क्या है कि एक आउटसोर्सिंग एक एजेंसी के माध्यम से, एजेंसी की जो प्रायोरिटी होती है उनसे बुलाएंगे और जिनको लेना होगा लेंगे। लेकिन ये अभी अंडर प्रोसेस है, कोई पिछला सारा ठीक हो गया है इसका। ऐसा कि इंश्योरेंस के मामले में हमने जो अभी परिवार पहचान पत्र बनाया है, उसमें एक योजना बनाई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। उस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 6,000 रुपया हर गरीब परिवार को उनके जो इस प्रकार की सर्विसेज हैं उनके प्रीमियम के लिए दिया गया है। और उसमें 2 तरह की जो बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर 12 रुपये प्रति व्यक्ति और 330 रुपया प्रति व्यक्ति के प्रीमियम हैं। एज तय है उसकी कि 330 रुपया जो है वो है 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के लिए, और जो 12 रुपये वाला है 18 साल से लेकर 70 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है हरमिंदर सिंह नागपाल, चढ़नी कला से। माइक दो। सीएम सर, सारियां तुसी इंश्योरेंसां सारियां पेंशनां ते वधाईयां ने, पत्रकारां दी पेंशन नहीं वधाई, उन्होंने प्राइस इंडेक्स नाल क्यों नहीं जोड़िया? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। अजे पत्रकारां वास्ते बहुत सारिया चीज़ां कर रहे हैं, एक एक करके जिहड़ियां असीं करनियां सारियां हो जाण दिओ, फिर एक एक करके वधाना शुरू करांगे। नरेश कौशल जी। वैसे तो आप हमारे माननीय अतिथि हैं और आपने बहुत अच्छी बातें जो की हैं, खास करके आपने जो कहा है कि लाल डोरे की और बेटी बचाओ वाली बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी जो बातें हैं उनको आगे ला किया है, ये बहुत अच्छी बात है आपने की है। लेकिन एक पत्रकार के नाते सवाल हमारे जो होते हैं, दायित्व तो हमारा है, तो इसको अगर रिश्ता न माने तो मैं नहीं, आपको कोई रियायत नहीं करनी है मेरे साथ। जो आपके मन में पूछ डालो। आपने जो जन्माष्टमी की बात की है, बड़े मंदिरों में बड़ी लाइनें लगती हैं, बड़ा टाइम लगता है दर्शन करने में, लेकिन आज के डेमोक्रेटिक माहौल में हमें अपने ही घर में रेड कारपेट की जगह खाकी कारपेट से गुजरकर बड़ी मुश्किल से मुरली मनोहर के दर्शन करने पड़े। इसके बारे में आज के दौर में आपका क्या कहना है? और इसी के साथ मेरे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं कि सत्यपाल जो गवर्नर है मेघालय का, उन्होंने आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ है वो आपने करवाया। एक बात आप उसके उलट बात कहें। इसी तरह करनाल के जो जिलाधीश हैं वो कुछ कहते हैं और SDM ने जो कुछ किया वहाँ पे वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात है। आज के मेरे जो ये माहौल है, ऐसे माहौल में जहाँ पे आपने इतने पॉजिटिव काम किए, इन सब के चलते हुए ऐसे डेमोक्रेटिक माहौल में जहाँ के हमें भी इस तरह से आना पड़ा और हरियाणा में जो पोजीशन को मुश्किलें आ रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इतने काम करने के बावजूद भी आपकी जो लोकप्रियता है होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे इतना विरोध और यहाँ पे हमें आने में भी इतनी कठिनाई?
देखिए, अब ये लोकप्रियता किसकी कितनी है, ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर ना कुछ आप कह सकते हैं, ना मैं कह सकता, ना कोई और अगर कहना शुरू करेंगे तो विवाद के घेरे में फंसेंगे। 1% से लेकर 99% तक कोई कुछ भी कहेगा। तो इसलिए लोकप्रियता का पैमाना तो होता है कि जब जनमत संग्रह होता है किसी पर, यानी चुनाव होते हैं, चुनाव के समय कब क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें सामने जब आएंगी तो आपके सामने भी आएंगी, हमारे सामने भी आएंगी। जहाँ तक विषय है करनाल वाली घटना का, तो घटना जो हुई आप लोगों ने सारे उसके विजुअल्स ये सब देखे हैं और एक उसमें ऑडियो भी आपने सुनी है। मैंने भी सुनी है, तो सुने हुए आधार पर मैं कह सकता हूँ, पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि वहाँ एक पार्टी की हमारी मीटिंग थी प्रदेश स्तर की, जिसमें सभी एमएलए बुलाए थे, सभी मंत्री बुलाए थे, सांसद बुलाए थे, मैं भी वहाँ था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। लगभग वो 200 लोगों की एक मीटिंग थी और प्री अरेंज्ड मीटिंग थी, एकदम तो वो गए नहीं हैं। लेकिन ये जो विरोध करने, एक दिन पहले योजना बनाई कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे, हम इस मीटिंग का विरोध करेंगे। पहली बात तो इसी में है कि हमारे देश में संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोकतंत्र की व्यवस्था सबको पालन करना चाहिए और प्रशासन को, शासन को उस लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आखिर कोई विरोध करेगा हमारी मीटिंग का तो उसको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। बल्कि एक महीना भर पहले 2 जगह पर तो ये समझौता हुआ, यानी इन आंदोलनकारियों के और प्रशासन के बीच में। हम कहीं नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट है कि हम अपना जो प्रदर्शन करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। इसमें नारे बोलने की छूट उनको है, झंडी दिखाने, काली झंडी दिखाने की छूट है, लेकिन किसी का रास्ता रोकना या किसी के काम में व्यवधान डालना, ये उसमें कहीं नहीं है। ये एक समझौता हो चुका था, उसके बाद भी लगातार कर ही रहे हैं 1-1.5 महीने से। इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाएं को रोकना। फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया। ये लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है। तो वहाँ पर सब आदेश दिए जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी, और जिनके जिम्मे काम होता है कि यहाँ कोई भी आदमी आना जाए, आना नहीं चाहिए, उसको हर तरीके से रोकना है। अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती प्रयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो के नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे उनके उसमें कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का, क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने देंगे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते। उसमें दोष ना आपका ना मेरा है, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कितना कठिन होकर आना पड़ा। तो ये तो उनको समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चलें। कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा, ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है, समाज उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का कि कल से मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते हैं नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं। अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है, वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता है कई बार। तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना, और वो सीमा बदलती रहती है। एक सीमा ऐसी थी कि बाप जो है बेटे को थप्पड़ भी मारता था, लाठी भी मारता था और अच्छी सज़ा दे करके अंदर कमरे में बंद कर देता था कि ये काम कर, नहीं तब छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। आज तो कोई माँ बाप ये नहीं कर सकता। आज तो ऐसी ऐसी कहानियाँ कोई माँ बाप बेटे के साथ कर दे, बेटा जाके मानवाधिकार में खड़ा हो जाता।
तो ये समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, इसमें कोई बहुत मुझे लगता है ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये वातावरण बनाने का काम है। हम और आप सब मिलकर वातावरण बनाएं, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है वातावरण बनाने में। अगर उस वातावरण को बनाएंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा ये सबका अधिकार है, राइट टू स्पीच सबका अधिकार है, लेकिन किसी के काम में हिंड्रेंस पैदा करना यह किसी का अधिकार नहीं है। मैं हवा में मुक्का चलाता हूँ, मानो ये करते करते यूँ करता हूँ और थोड़ा नज़दीक जा करके और यहाँ इनके नाक पर चला जाए तो मेरा अधिकार है क्या? इनके नाक को मुक्का नहीं मार सकता, मैं हवा में चला सकता हूँ। तो देर आर लिमिटेशंस ऑफ एवरी फ्रीडम, देर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस नाते से हमको सबको एक वातावरण बनाना चाहिए। लोकतंत्र में हर कोई अपना काम करे, प्रदर्शन करें, बोलें, भाषण दें, झंडा दिखाएं, उनका विरोध दर्ज कराएं, लेकिन हम किसी का काम, जब तक हमने भी इसलिए ठीक करो, वरना इन्होंने क्या नहीं किया, उसी स्थान पर जहाँ ये घटना हुई है उसी स्थान पर इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। वो घटना है ना, और मैंने उसको संभाला कि नहीं आज ऐसा वातावरण है, मुझे अपना हेलीकॉप्टर उतारना ही नहीं है यहाँ। और मानो मैं कहता कि नहीं उतारो और पुलिस को आदेश हो जाते सख्ती से निपटो, तो क्या होता उस दिन? कुछ घटना हो सकती थी ना। तो इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम जिम्मेवारी के नाते से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हाँ, उनकी तकलीफ़ें हैं, और वो तकलीफ़ें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है। उनकी तकलीफ़ें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है। वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ।